welcome you all in my YouTube channel परिहार कॉन्सेप्ट क्लासेस। आई होप आप सब सेफ होंगे, घर पे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। हम पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर की 2 वीडियो हैं और अगर आप अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो आप उस वीडियो को देखकर फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग को आसानी से समझ सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फेडरलिज्म। इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं और इस चैप्टर से जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं उनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 6 टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमको डिस्कस करने हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ ही टॉपिक को यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। आई थिंक थर्ड टॉपिक जो है, 3 टॉपिक जो हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक को। व्हाट इज फेडरलिज्म। लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें लास्ट में हमने पावर शेयरिंग को जब देखा था, तो पावर शेयरिंग के जो आज मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग फॉलो होती है और जो जिस जिस तरीके से पावर शेयरिंग फॉलो हो सकती है, तो हमने वहाँ पे बेल्जियम का एग्जाम्पल भी देखा था। तो हमने देखा था बेल्जियम में जो था वो 2 तरीके की जो सिस्टम चल रहा था गवर्नेंस का, एक तो सेंट्रल लेवल पे चल रहा था और एक स्टेट लेवल पे चल रहा था। और जो स्टेट लेवल पे चल रहा था वो फिर फर्दर और भी जो लेवल्स थे उस पर डिवाइड हो गया था। तो इस तरह का जो गवर्नमेंट होता है इसको कहा जाता है फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल सिस्टम। तो फेडरलिज्म का मतलब ही है कि ऐसी गवर्नेंस जिस गवर्नेंस के अंदर में फेडरलिज्म हो उसको कहा जाता है फेडरलिज्म। तो आइए बात करते हैं इसके मीनिंग के बारे में। तो फेडरलिज्म इज अ वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट लेवल्स हैं, तो हमने देखा था, अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर में भी आप देखो तो फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो पहली गवर्नमेंट जिसको हम जानते हैं जो पूरे इंडिया में जो गवर्न करती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है जिनको स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के बाद जो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट बनी हुई है उस वो गवर्नमेंट भी आती है। तो वो स्टेट गवर्नमेंट से नीचे की तरफ को आती है, यानी कि वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में नहीं चलती, हॉरिजॉन्टल नहीं चलती है, वर्टिकल यानी नीचे की तरफ को चलती है, यानी कि वो उसकी सबऑर्डिनेट है, यानी कि उसके नीचे है। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे होता है उस सिस्टम को कहा जाता है फेडरलिज्म। तो देखो यहाँ पे इसीलिए बताया हुआ है कि इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस constituent unit of the country. This feature ensures delegation of power and avoids concentration of power under a single authority. तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या होता है कि जो पावर है यानी कि गवर्न करने का जो पावर है वो सिर्फ सेंट्रल के पास नहीं है, वो डिवाइड हो गया है और ये स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है पावर शेयर करने का। और प्लस उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पर भी पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई, यानी कि किसी एक के पास पूरी की पूरी पावर नहीं है, पावर को इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। और ऐसा करने से फ़ायदा क्या होता है? ऐसा करने से फ़ायदा ये होता है कि कोई भी जो अगर एक बार कोई जैसे लोकसभा इलेक्शन किसी ने जीत लिया तो वो ये नहीं सोचेगी कि भैया अब हमने लोकसभा इलेक्शन जीत लिया है तो पूरे इंडिया के ऊपर हमारा कंट्रोल है। इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनकी खुद की अपनी गवर्नमेंट है और वहाँ पे भी पर्टिकुलर इलेक्शन होते हैं उस खुद स्टेट असेंबलीज के लिए। तो स्टेट असेंबली में जो इलेक्शन होते हैं उससे स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है। और जब पूरी कंट्री के अंदर में लोकसभा इलेक्शन होता है तो उसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी की पूरी पावर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर्स हैं। और फिर इसके बाद पावर और भी वर्टिकल लेवल पे चली जाती है जब स्टेट गवर्नमेंट के नीचे के जो सबऑर्डिनेट्स हैं यानी उसके नीचे के जो लोग हैं उनको भी पावर दी गई है जिसको लोकल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इस तरीके से जो पावर शेयरिंग सिस्टम होता है इसी को फेडरलिज्म कहा जाता है। तो देखो यहाँ बताया भी हुआ है लेवल्स इन फेडरल गवर्नमेंट, कितने लेवल होते हैं फेडरल गवर्नमेंट में। यूजुअली अ फेडरल हैज 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला इसके अंदर में आता है गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। तो फेडरल सिस्टम के अंदर में क्या होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है
और उस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर होती है। वो सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे अभी। सब्जेक्ट्स का मतलब हो गया कि उनके वो एरियाज हैं जिन एरियाज को उन्हें कंट्रोल करना होता है, जिन एरियाज को उन्हें संभालना होता है। और दूसरा जो आता है दी अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल्स ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स। तो या तो प्रोविंसेस में होते हैं या तो स्टेट्स में होते हैं। प्रोविंसेस तो खत्म हो चुके हैं, हमारी हमारी कंट्री में क्या है, स्टेट्स हैं। तो स्टेट्स के जो लेवल पे जो है ये गवर्नमेंट काम करती है। दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ द स्टेट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपने स्टेट के अंदर के जो दिन भर के काम होते हैं, जो भी काम होते हैं, उन कामों के ऊपर वो काम करती है। Both these levels enjoy their powers independent of each other and into their own स्पेयर्स और जुरिडिक्शन। स्पेयर्स का मतलब हो गया कि वो अपने एरिया में काम करते हैं। जुरिडिक्शन का मतलब भी यही है कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया दे रखा है और उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आपका पूरा का पूरा कंट्रोल है। आप उसके ऊपर पूरी अच्छी तरीके से कहाँ पे क्या होना चाहिए, किस तरह से क्या काम होना चाहिए, उस चीज़ के ऊपर पूरी तरीके से नज़र रखते हो। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके अपने कुछ एरियाज हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है इनके कुछ एरियाज हैं, और अपने अपने एरिया को अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबली उन चीज़ों को देखते हैं। अब आता है डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम। तो अगर किसी कंट्री के अंदर में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसे कहा जाता है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और अगर किसी कंट्री के अंदर में, जैसे हमारी इंडिया है, हमारे इंडिया के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और लोकल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो हमारी कंट्री को कहा जाएगा फेडरल सिस्टम। तो डिफरेंस जान लेते हैं एक बार इसके बारे में। अंडर द यूनिटरी सिस्टम ईदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वाइल इन फेडरल सिस्टम देयर एग्जिस्ट मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो यूनिटरी के अंदर में क्या होता है कि वहाँ पे एक ही गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट स्टेट गवर्नमेंट होगी, लेकिन होगी एक ही गवर्नमेंट। लेकिन अगर फेडरल के अगर बारे में देखा जाए तो फेडरल में सेंट्रल भी होगी, स्टेट भी होगी और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट भी होंगी। Under the unitary system, the sub-units are subordinate to central government, but in a federal setup, they are independent of each other. यूनिटरी जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि अगर वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद अगर कोई गवर्नमेंट हम बना भी रहे हैं, यानी कि अगर वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर्स नहीं है। सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी काम उनको देती है वो सिर्फ वो काम को फॉलो करते हैं, यानी कि एक सबॉर्डिनेट की तरह काम करते हैं। यानी कि एक अपर लेवल हो गया, नीचे लेवल हो गया, यानी कि अपर लेवल के सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हो गए, नीचे लेवल पे जो हो गए कि जो उनका जो ऑर्डर्स उनको फॉलो करने वाले हो गए, उनको सबॉर्डिनेट्स कहा जाता है। लेकिन फेडरल के अंदर में क्या होता है कि सेंट्रल के अपनी पावर्स होती हैं और स्टेट की अपनी पावर्स होती हैं। तो दोनों की पावर्स जो होती हैं बराबर बराबर डिवाइड होती हैं। ऐसा नहीं होता कोई ज़्यादा पावरफुल है या कोई कम पावरफुल है। तीसरा है अंडर अ यूनिटरी सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट, बट इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। तो यूनिटरी के अंदर में क्या होता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे लेवल पे कोई सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट बना भी रखी है, तो उसे भाई वो फॉलो करना पड़ता है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देती है वो उसे फॉलो करना ही करना पड़ता है। लेकिन अगर फेडरल की बात करें तो फेडरल में ऐसा नहीं है। फेडरल में क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं और दोनों आपस में बराबर हैं, तो वहाँ कोई किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करता है। वहाँ पे जो सही है, जो अपने लेवल पे उन्हें लगता है सही होना चाहिए, करना चाहिए, वो लोग उस चीज़ को करते हैं। अब बात आती है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म के क्या फीचर हैं, कैसे पता लगता है कि ये कंट्री फेडरलिज्म को फॉलो करती है, तो वो जरा जानते हैं। तो पहला है इसमें टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी कंट्री में अगर दो या दो से ज़्यादा लेवल बन जाते हैं गवर्नमेंट के, जैसे सेंट्रल है, स्टेट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है, तो इसको कहा जाता है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन वेयर ईच लेवल हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने लॉज बनाने का काम होगा, टैक्सेशन के लिए उनकी अलग अपनी पॉलिसीज होंगी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनकी अलग पॉलिसीज होंगी। और वो सारी की सारी पॉलिसीज कर किसके ले रहे हैं, हमारे इंडिया के सिटीजन्स के लिए।
फिर अगर जो स्टेट है, स्टेट के अंदर में अगर कोई लोग रहते हैं, जैसे कि अगर हम पूरे इंडिया में भी रहते हैं और इंडिया के कुछ पार्ट जो स्टेट है वहाँ पर भी हम रह रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया जो गवर्नमेंट स्टेट के लिए बनी हुई है वो स्टेट के लिए भी काम कर रही है, जो वो बने हुए सेंटर वाले बने हैं वो भी हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। यानी कर वो एक ही लोग के लिए काम रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर्स होती हैं और सेंट्रल की अपनी पावर्स होती हैं। और जो यहाँ पे एरिया दिया हुआ है लेजिस्लेशन का, टैक्सेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, तो स्टेट की अपनी पॉलिसीज होती हैं इसके रिगार्डिंग और सेंट्रल की अपनी पॉलिसीज होती हैं। और होती पॉलिसीज हम लोग के लिए यानी सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए हैं। थर्ड है एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नड। देखो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, काम वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो हमारी कंट्री में रहने के लिए जो हमको राइट्स मिले हैं और जो चीज़ें हमें फॉलो करनी है, वो जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये कोई भी हो लेकिन काम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार हमें दिए जाते हैं वो उन अधिकारों को हमसे छीन नहीं सकते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। फोर्थ है द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके का अमेंडमेंट करना हो, या अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना हो, कोई बिल पास करना हो, कोई भी चीज करनी हो, तो भाई दोनों जो स्टेट गवर्नमेंट हो गया और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, ये ऐसा नहीं होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप से डिसीजन ले लेगी। कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो दोनों गवर्नमेंट की जो एग्रीमेंट होगा उसी के ऊपर डिसीजन होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक को से पूछा नहीं जाएगा और कोई एक जो है डिसीजन को पास कर देगा, दोनों से पूछा जाएगा। Courts have the power to interpret the constitution. The highest court act as an umpire if any dispute arise between different level of governments. तो जो कोर्ट्स हैं हमारे, यानी कि जुडिशरी सिस्टम जो है हमारा, तो जुडिशरी सिस्टम क्या करता है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन होता है। यानी रूल्स रेगुलेशन जो हमारे लिए बनाए गए हैं हमारे संविधान में, उनको हमसे कोई ना छीने, उसका प्रोटेक्शन करता है हमारे जुडिशियल सिस्टम। तो जुडिशियल सिस्टम जो है, अगर वो चाहता है, अगर उसे लगता है कि भाई कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो है वो बात सही तरीके से नहीं हो रही है, तो फिर वहां पर वो बीच में आता है और सही क्या है गलत क्या है वो बताता है कि क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। और वो बात सबको माननी पड़ती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सिक्स्थ है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। अब देखो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसे अर्न करने हैं वेरियस टैक्सेस के थ्रू, वेरियस चीज़ों के थ्रू, तब जाके अपने लिए पैसे जो अर्न करेगा और अपनी गवर्नमेंट को चलाएगा, अपनी गवर्नमेंट के जो भी काम है उनको पूरा करेगा। सेम ऐसे स्टेट भी करता है। स्टेट भी अपने फाइनेंस यानी कि पैसा कमाने के जो तौर तरीके हैं उनके ऊपर अपनी पॉलिसीज बना सकता है। ऐसा नहीं है कि जो सेंटर है वो जबरदस्ती की पॉलिसीज स्टेट के ऊपर थोपेगा। स्टेट अगर चाहे तो उनकी पॉलिसीज को अपना सकता है और नहीं चाहे तो नहीं अपना सकता है। फिर आता है सेवेंथ, फेडरल सिस्टम हैज अ डबल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। तो फेडरल सिस्टम जो है हमारा, उसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। डबल ऑब्जेक्टिव का मतलब दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है सेफगार्ड करना और दूसरा है प्रमोट करना हमारी कंट्री की यूनिटी को, यानी जो यूनिटी है उसको एक बना के रखना। और प्रमोट करने का मतलब है कि यूनिटी को हमेशा कोशिश करना कि जो हमारी कंट्री के लोग हैं वो अपने आप को इंडियन कहें, वो ये ना कहें कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं, या वो ये ना कहें कि हम स्टेट गवर्नमेंट वाले हैं। और रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करता है। एकोमोडेट का मतलब हेल्प करता है। जो भी हमारे स्टेट के अंदर में जिस भी टाइप के लोग रहते हैं, जितने भी डाइवर्स लोग रहते हैं, अलग रिलीजन के रहते हैं, अलग कास्ट के रहते हैं, अलग उसके रहते हैं, तो उन सबको हेल्प प्रोवाइड करने का काम भी जो है वो फेडरल सिस्टम का होता है। अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की यूनियन टेरिटरी क्या होता है।
तो यूनियन टेरिटरी हम जानते हैं, यूटीज जिनको कहा जाता है। तो सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन which are too small to become an independent state and could not be merged with any of the existing state are called union territories। देखो, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तो उसे यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया था, यानी जो सारी की सारी स्टेट थी हमारी कंट्री में वो सब जुड़ गई, और जुड़ने के बाद हमारा इंडिया बन के तैयार हुआ। तो कभी क्या हुआ कि कुछ ऐसी जगह थी या कुछ ऐसे स्टेट थे जो बहुत ज़्यादा छोटे थे, और अपने आज़ाद भी नहीं हुए थे, इंडिपेंडेंट भी नहीं थे, और वो किसी भी स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं हुए, मिले भी नहीं, अपना अकेले वहाँ पे चलाते रहे अपना जो भी पॉलिसीज थे, रूल्स रेगुलेशंस थे। और इसीलिए उनको क्या कहा गया, यूनियन टेरिटरीज कहा गया। और जब इनके ऊपर ये बहुत छोटे होते थे, पॉपुलेशन बहुत कम होती थी, और ये फिर भी किसी दूसरे स्टेट के साथ जाके नहीं मिले, तो इसीलिए इनको यूनियन टेरिटरी कहा गया। और इनका कोई स्टेट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है, और इसीलिए ऐसी जो स्टेट्स होती हैं, यूनियन टेरिटरीज होती हैं, इनके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप एग्जाम्पल को देख लेना यहाँ से। अब आता है कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है गठबंधन की सरकार। अब गठबंधन की सरकार क्या होता है, गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाई कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट टू पॉलिटिकल पार्टी यूजुअली पार्टनर्स इन अ कोएलिशन फॉर्म अ पॉलिटिकल अलायंस एंड अडॉप्ट अ कॉमन प्रोग्राम। अगर कहीं पर इलेक्शन में कोई एक पार्टी पूरी तरीके से बहुमत में नहीं आती है, या जो बहुमत का उन्होंने क्राइटेरिया रखा होता है इलेक्शन कमीशन ने, वो पूरा नहीं कर पाती है, तो उसे दूसरी पार्टी से जुड़कर अपनी जो रूलिंग करने का जो उनका सपना था वो उसको पूरा करते हैं। तो जब कोई एक पार्टी पूरे बहुमत से नहीं आती है तो दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिला के वो बहुमत में आ जाती है, इसी को कहा जाता है गठबंधन की सरकार। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, और जब वो बहुत सारे लोगों के साथ मिल जाती है, गठबंधन बना लेती है, तो उसको कहा जाता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसी तरीके से यूपीए है, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। कांग्रेस अपनी एक अकेली पार्टी है, और जब कांग्रेस मिलकर बहुत गठबंधन बना लेती है, अपना बहुत सारी पार्टीज को मिला लेती है अपने साथ, तो उसको बोलते हैं यूपीए। और इन दोनों के बाद अगर कोई पार्टी छूट जाती है, या पार्टीज बहुत सारी छूट जाती हैं, तो वो सब अपने आप को लेफ्ट फ्रंट कहती हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल सिस्टम। तो हम बात कर चुके हैं यहाँ पे डॉल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरल सिस्टम में, वही सारी बातें इसमें बताई गई हैं। फिर आता है हमारा टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन आर फॉर्म्ड, यानी कि जो फेडरल सिस्टम है, फेडरेशन भी कहा जाता है इसको। तो जो फेडरेशन है वो दो टाइप की होती है मेनली यहाँ पर। तो दो टाइप की जो फेडरेशंस हैं वो किस तरह से बनती हैं और कैसे बनी, इसके बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। कोई भी फेडरेशन जो है वो बनती है उस कंट्री की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, उस कंट्री का इतिहास क्या रहा है, कैसे उस कंट्री में रूल किया गया है, किसने रूल किया है, क्या वो इंडिपेंडेंट थी, कभी किसने रूल नहीं किया, या कुछ लोगों ने आके वहाँ पे रूल किया है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ का जो फेडरल सिस्टम है वो बनकर तैयार होता है। तो उसके जो दो टाइप हैं वो हैं, पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे, अंडर दिस रूट इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security। जब किसी कंट्री के अंदर में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई हम अकेले जो हैं इतने ज़्यादा सिक्योर नहीं है, या अकेले इतने पावरफुल नहीं है, लेकिन हम अगर सभी लोग मिल जाते हैं, सारे के सारे स्टेट उस कंट्री के मिल जाते हैं, तो हम जाकर कोई एक ऐसी कंट्री को बनाते हैं जो कंट्री बहुत पावरफुल होती है, और उसकी एक जो आइडेंटिटी है उस पर्टिकुलर स्टेट की वो भी नहीं खोती है। उस सब लोग उस कंट्री की आइडेंटिटी को अपनी अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। तो इस तरह की जो फेडरेशन होती है उसे कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पर कमिंग टुगेदर फेडरेशन हुआ था। ये जैसे अगर हम यूएसए की बात करें तो इसमें इतने सारे जो
स्टेट्स में डिवाइड है यूएसए, लेकिन इन सब ने मिलकर क्या बना दिया, अपने आप को अमेरिकन सिटीजन नाम बोलने लग गए। जितने भी स्टेट हैं अब वो अपने 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 स्टेट के नामों से नहीं बुलाए जाते हैं, वो पूरे के पूरे अमेरिकन कहलाते हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहने वाले लोग कहलाते हैं। तो इन्होंने इसलिए किया ऐसा क्योंकि अकेले जब वो थे तब वो पावरफुल नहीं थे, लेकिन जब वो पूरे लोग जुड़ गए, जितने भी यूएसए के अंदर में जितने भी स्टेट्स आते हैं, तो वो क्या बन गए, यूनाइटेड स्टेट्स बन गए। अब आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है, अंडर दिस लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो एक बड़ी कंट्री होती है, वो कंट्री क्या कहती है कि अब वो अकेले जो है पूरी कंट्री के ऊपर सही तरीके से रूल नहीं हो पा रहा है, उस सभी लोग का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए उसे एक लेवल और बनाना पड़ा अपनी गवर्नमेंट का। और इस तरीके से उसने क्या किया कि अपनी पावर अपने पास भी रखी और कुछ पावर को जो है आगे जो स्टेट्स को भी डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से जब चीजें होती हैं तो उसे कहा जाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, क्योंकि उस बड़ी कंट्री ने बाकी सभी लोग को अपने साथ मिला के जोड़ के रखा, और वहां पे क्या हो रहा था, वो सब खुद ही जुड़ गए थे, और यहाँ पे क्या जोड़ के रखना पड़ रहा है। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल। इस तरीके में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है और उसके पास स्पेशल पावर्स होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी पावरफुल होती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ा सा कम। अब आता है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों कहा जाता है, क्या इंडिया फेडरल कंट्री है? The Constituent clearly provided a threefold distribution of legislative power between the union government and the state government, thus it contains three lists. तो इंडिया फेडरल कंट्री इसलिए है क्योंकि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहले ही बता दिया गया था कि जो उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव का मतलब लॉ मेकर्स जो हैं, लीडर्स जो हैं, लीडर वाली जो पावर है यानी गवर्नेंस की जो पावर है, वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड कर दी जाएगी। यानी यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से बनाई जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट अलग से बनाई जाएगी। ये पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बात कर दी गई थी। ये बात करने का मतलब क्या हो गया, जैसे फेडरलिज्म का जो फीचर था वो यही था कि उसमें दो या दो से ज़्यादा लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के। तो हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही दो या दो से ज़्यादा लेवल बनाए के प्रावधान दे दिए गए थे, इसलिए हमारी कंट्री क्या है, फेडरल कंट्री है। अब इसके अंदर में तीन लिस्ट आती हैं, यानी कि जो पावर्स जिसको हम कह सकते हैं कि भैया सेंट्रल की क्या पावर है, स्टेट की क्या पावर है, और जो और चीज़ें होती हैं किस तरह से पावर किसके पास जाती है, कौन सी चीज़ें किसके अधिकार में है, ज्यूरिडिक्शन में है, जरा उसके बारे में बात करते हैं। पहले यूनियन लिस्ट के बारे में बात करते हैं कि भाई जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास किन किन चीज़ों की पावर है। अंडर दिस सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर इंक्लूडेड। तो इसके अंदर में यूनियन के अंदर में सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं, यानी कि सारी सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस की हैं, यानी भारत के लिए ज़रूरी हैं। तो जैसे डिफेंस हो गया कंट्री का, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी हो गया, ये पूरे के पूरे हमारे इंडिया में क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तभी हमारी कंट्री क्या हो पाएगी, एक कंट्री को इंडिया कहलाई जाएगी। अगर वहाँ हर किसी का डिफेंस हर स्टेट का अलग हो गया, वहाँ का फॉरेन अफेयर अलग हो गया, बैंकिंग अलग हो गया, कम्युनिकेशन अलग हो गया, करेंसी अलग हो गई, तो क्या होगा, हर कंट्री की तो अपने 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 लिए इन सब चीज़ों को क्रिएट कर पा रही है, तो हर कंट्री किसी के साथ जुड़ के क्यों काम करेगी, या वो अपने आप को इंडियन क्यों बुलवाएंगे। तो नेशनल जो इम्पोर्टेंस या नेशनल जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो यूनियन के पास दे रखी हैं। तो ये सब चीज़ें कंट्री में कॉमन होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, इसलिए इनको यूनियन लिस्ट में रखा गया है। फिर आता है स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट क्या होता है, इट कंटेन्स सब्जेक्ट टू स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। हर स्टेट के अंदर में वहाँ का ट्रेड कैसा होना चाहिए, वहाँ कॉमर्स कैसा होना चाहिए, वहाँ का एग्रीकल्चर, इरिगेशन, वहाँ की पुलिस सिस्टम कैसी होनी चाहिए, ये स्टेट के ऊपर जो है इसके लिए पॉलिसी बनाने का अधिकार दिया गया है स्टेट को।
द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है चाहे तो सेंट्रल से इसके लिए सलाह मशवरा कर सकती है, नहीं तो पूरा का पूरा जो इसी के ऊपर है कि वो किस तरीके से इन सब चीज़ों को संभालती है। फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो अब एक ऐसी लिस्ट है जिस लिस्ट में ये जो मैटर आते हैं ये मैटर स्टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, यानी नेशनल लेवल पे भी इम्पोर्टेंट है और स्टेट लेवल पे भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे लिस्ट को कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अंदर में एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्टेशन, सक्सेशन, इन सब के बारे में जो है कानून बनाते हैं या इन सब के बारे में जो है उन्होंने रूल्स रेगुलेशन को बनाया हुआ है। बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन इट। तो यूनियन वाले चाहें तो वो भी इसके ऊपर लॉज बना सकते हैं, यानी कि एक सेंट्रल पे लॉ होगा इसके बारे में, और स्टेट वाले चाहें तो अपनी तरफ से कुछ ऐड करके थोड़ा बहुत चीज़ें को और ऐड कर सकते हैं और अपने स्टेट के लिए अलग से एक एक्ट इसके बारे में बना सकते हैं। इफ देर इज कॉन्फ्लिक्ट द यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन प्रिवेल्स। और अगर कभी ऐसा होता है कि जो स्टेट वाले होते हैं वो ज़्यादा चीज़ें हटाने की या जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे उनकी नहीं चलती है, यहाँ पे चलती है यूनियन वालों की। यूनियन वालों ने अगर इन मैटर्स के बारे में कोई चीज़ बना रखी है तो स्टेट वालों को फॉलो करनी ही करनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं कुछ टॉपिक्स को। इसके बाद के जो टॉपिक हैं फिर चाहे मुझे 2 वीडियो बनानी पड़े इस चैप्टर के लिए, चाहे 3 बनानी पड़े, लेकिन हम फिनिश करेंगे, इसको अच्छे तरीके से करेंगे और समझ के करेंगे। आई होप आपको ये जो बातें मैंने कही हैं वो समझ में आई होंगी। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है और पहले चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखना, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए गए हैं वो भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं पहले चैप्टर में डिस्कस कर लिए गए हैं तो वो यहाँ से आपको समझ में आसानी से आ जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पे हम बात करेंगे बचे हुए टॉपिक्स के बारे में। तो थैंक यू, अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।